अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। आखिरी मौका की ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो की ट्रांसमिशन। आपने एदाद शुमार देख ही लिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स है वो कितना कम दिया जाता है। जिन शोबों का मईशत में किरदार ज़्यादा बड़ा है उनका टैक्स में किरदार बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान की जो आमदनी है पाकिस्तानी हुकूमत की वो जीडीपी का 12% है, जो खर्चे हैं वो 20% है, 8% का डिफरेंस है और वो हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ इस माली साल में अब तक कमर्शियल बैंक्स 7,000 अरब रुपए पिछले साल के मुकाबले में और ज़्यादा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर रही है। यानी कि तकरीबन 35% ज़्यादा गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक से ज़्यादा बोरो किया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने जो बोरो किया है उसमें 35% की कमी आई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है कमर्शियल बैंक्स के पास। गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ा बोरोवर है, इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये पूरा का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जिसको ठीक करना है। और ठीक करने का अब कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। बहुत सारे मौके पाकिस्तान ने ज़ाया किए हैं। वो कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, गलत कहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और हुकूमत पाकिस्तान को वो करना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना इस वक्त कह रहे हैं कि वो बहुत सारे इकदाम करेंगे। सिम्स बंद करना शुरू कर दी गई हैं नॉन फाइलर्स की। साथ ही जो ताजी दोस्त स्कीम थी वो पहले मरहले में नाकाम हुई, दूसरा मरहला है 17,000 मुश्किल से ताजिर हैं जो उसमें रजिस्टर हुए हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं जो टैक्स नहीं देते, टैक्स देने की बात आए तो रेजिस्ट करते हैं। मगर क्या पाकिस्तान इस तरीके से आगे बढ़ सकता है? हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बतौर वज़ीर ख़जाना करीब से चीज़ें देख चुके हैं। IMF इस वक्त पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है अपना टैक्स बढ़ाएं, IMF को भी डील कर चुके हैं। शब्बर ज़ैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR ज़ाती तौर पर वो देख चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, IMF से भी डील कर चुके हैं क्या और बता चुके हैं मुतादिद दफ़ा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्हें आई। आपसे तारुफ करा दूं, अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। जो ताजिरों के इशूज़ हैं उस हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप अतीक मीर साहब का सुनते रहे हैं। हमारे साथ अमार हबीब खान साहब मौजूद हैं। आप माहिर मईशत हैं, मुख्तलिफ मामलात पर लिखते हैं, टैक्स के मामलात पर लिखते हैं, एनर्जी के मामलात पर लिखते हैं। जो कैश इकॉनमी है उस हवाले से उनकी एक राय है जो वो बार बार जिसका इजहार करते हैं कि उसको एड्रेस किए बगैर मामला ठीक नहीं होंगे, टैक्स इकट्ठा किए बगैर मामला ठीक नहीं होंगे। रिसेंट आर्टिकल्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा अदाद शुमार इस हवाले से बताए हैं। हमारे साथ खालिद महमूद खोकर साहब मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। एग्रीकल्चर के हवाले से कैसे बढ़ा जा सकता है उनकी राय हम आपके सामने रखेंगे। आसिफ समसम साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन आबाद हैं। जाहिर है सबसे ज़्यादा बात आती है कि जी प्रॉपर्टी को टैक्स किया जाए। पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है वो ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए इस्तेमाल होती है, प्रॉपर्ली उसको टैक्स नहीं दिया जाता। वो आसिफ समसम साहब जाहिर है जो बिल्डर्स की राय है, जो प्रॉपर्टी की राय है वो आपके सामने रखेंगे, जबकि हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी राय भी आप सुनेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब, जाहिर है आप भी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, मुतादिद बार लिख भी चुके हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 12% टैक्स इकट्ठा होता है। उसमें मसला ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तकरीबन 10.5%, टैक्स से मुराद है मेरी रेवेन्यू, टैक्स तो अब हम 9% के आसपास आ गए हैं। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं, 1% अब उससे भी तकरीबन कम हो गया है। भारत में 18% है टैक्स टू GDP, तो उसमें से 6% प्रोविंसेस का और स्टेट्स का या सिटीज़ का कंट्रीब्यूशन है। आपने भी रिसेंट आर्टिकल में लिखा कि प्रोविंसेस ने पिछले साल 650 अरब रुपए कलेक्ट किए, जिसमें से भी 417 अरब रुपए तकरीबन सर्विसेज की मद में थे, जिसमें मोबाइल फ़ोन का है। 126 अरब रुपए उन्होंने एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी टैक्सेस में किए। हालांकि सिर्फ मुंबई की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसने 180 अरब रुपए किए। नाउ कैसे बढ़ाया जाए और बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू GDP या नहीं बढ़ाया जा सकता है? IMF का बहुत प्रेशर। शायद बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू GDP। अगर दुनिया कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। मैं बड़ी मरतबा लिख चुका हूँ कि NFC अवार्ड को एक मरतबा देखना होगा। हमने एक साल फिर ज़ाया कर दिया। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त फिस्कल मसला वो ये है कि वफाक जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में है और सूबों के पास पैसे हैं, और सूबों के पास इतने पैसे हैं कि वो टैक्स नहीं लगाते। और जो 2 टैक्स आपने सूबों को दे रखे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 8 बिलियन रुपए लिए गए हैं लास्ट ईयर, 8 बिलियन रुपए पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता और एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगता। तो आपने जब ये 2 टैक्स छोड़ दिए हैं तो उन और वो आपने सिर्फ सूबों के नाम पे दिए हैं। सूबों को ज़रूरत नहीं है वो टैक्स की, क्योंकि उनको वाफा पैसे मिल रहे हैं। तो एक तो नंबर 1 ये कि कोई और इस्लाह जो है वो सिर्फ कामयाब नहीं होगी जब तक कि आपने NFC अवार्ड नहीं देखना। उसके बाद वफाक अब क्या कर सकता है?
ये बड़ा प्रेशर था, हम पे भी बड़ा प्रेशर था कि आप टैक्स बढ़ाएं और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं, मज़ीद बढ़ाएं। अब आपने 50,000 रुपए की इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया। एक पाकिस्तान को उसूल बनाना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल टैक्स एक्विटी होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल टैक्स एक्विटी का मतलब ये है कि अगर आपकी लाख रुपए इनकम है, चाहे वो ज़राअत से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से हो, चाहे तनख्वाहदार तबका हो, आपने बराबर टैक्स देना। ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तिस्ना दे दें, जो आपने रियल एस्टेट में दी हुई थी मिसाल के तौर पर, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल एक्विटी होनी चाहिए और थोड़ी सी वर्टिकल एक्विटी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अमीर लोगों की अरबों की जायदाद हो और उनके ऊपर आप टैक्स ना लें, प्रॉपर्टी टैक्स सालाना ना लिया करें, और आप गरीब लोगों से रियल एस्टेट के नहीं सॉरी सेल्स टैक्स का टैक्स ले रहे हों। तो ये कर सकती है हुकूमत, हुकूमत को करना ज़रूरी भी है। हम लेकिन वही है कि हम तमाम गलतियां करने के बाद शायद अल्लाह करेगा तो सही रास्ते पे जाएंगे, लेकिन ये इस साल को भी हमने ज़ाया किया है। अब आप 1% टैक्स टू जीडीपी बढ़ा लेंगे, बहुत मेरा नहीं ख्याल है कि उससे ज़्यादा बढ़ेगी, तो 9.9% हमारी टैक्स टू जीडीपी है फेडरल गवर्नमेंट की, वो शायद 10.25 हो जाएगी। सूबों की जो टैक्स टू जीडीपी है वो 0.73 है, 1% भी नहीं है। अगर वो 1% कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप कह रहे हैं कि जो ज़्यादा मार्जिन है वो सूबों की तरफ है कि सूबे कंट्रीब्यूट ज़्यादा करें, जो कि भारत की मिसाल में हमें नज़र आता है, या मरकज़ में भी है इस वक्त बहुत सारी गुंजाइश बहुत सारे एरियाज? देखिए मुझे सीरियसली मतलब शबर भाई भी जानते हैं, हम लोग मरकज़ में रह चुके हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी अब आपने मज़ीद टैक्स लगा सकते हैं आप। मतलब अगर आप तनख्वाहदार तबकों के ऊपर जाएंगे तो नहीं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि रिटेलर्स के ऊपर कम से कम एक 3-4 हज़ार रुपये रोज़ हर महीने का टैक्स होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के रिटेलर पे। कल 25 लाख रिटेलर हैं, जब मैं वहाँ पे था तो 22.5 लाख रिटेलर थे NTDC के सिस्टम में, यानी कि कराची को छोड़ के इलेक्ट्रिक कारक सिस्टम है, उसमें से 30,000 टैक्स में रजिस्टर्ड थे। पूरे पाकिस्तान में जितने भी सोनार थे उसके ऊपर हमने 17% सोने के ऊपर, सोने की ज्वेलरी के ऊपर टैक्स लगाया था। ज़ाहिर है कोई भी नहीं देगा सोने की ज्वेलरी के ऊपर 17% टैक्स। मैंने दरख्वास्त की थी हुकूमत से कि इसको आप 3 या 4% पे ले आएँ। 20 सोने की दुकानें पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी। सो आपने आपने यूनिवर्सल टैक्स लगाना है हर दुकान पे 4,000 रुपये, लेकिन उसको आपने 1 साल के अंदर रिफॉर्म करना है और आपने हर दुकान की कैटेगरी के कि सोने की दुकान अलग टैक्स दे रही है, कार डीलर्स अलग टैक्स दे रहे हैं, फर्नीचर वाले अलग टैक्स दे रहे हैं, और जो छोटी दुकानें होती है राशन की, इनको आप 4,000 रुपये पर रहने काफ़ी है। 4,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना काफ़ी है। बट ये कि सारे फिर उससे आपको ये कि 50-60 अरब रुपये साल के आ जाएंगे और फिर आहिस्ते आहिस्ते ये टैक्स बढ़ता रहेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर एक भी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। एक जो प्रॉपर्टी में मैं समझता हूँ कि जो इस्लाह करनी ज़रूरी है कि ये जो FBR रेट और DC रेट्स हैं इसको ख़त्म कर देना चाहिए और लोगों को बोल देना चाहिए, जो हमने 17-18 में शायद अब्बासी साहब और मैंने किया था, कि जिस रेट पे आप चाहें आप रजिस्टर करा लें, लेकिन अगर हुकूमत चाहेगी तो डबल रेट पे ख़रीद सकती है, तो कम से कम 50% हो जाएगा और इसको आहिस्ते आहिस्ते ला के आप 75% ऑफ मार्केट वैल्यू पे लें। ये वाला मामला भी हम आसिफ समसम साहब के सामने भी रखेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है ना सिर्फ टैक्स इवेजन है बल्कि जो ब्लैक मनी है उसको पाक करने का भी एवेन्यू बन जाता है प्रॉपर्टी ऐसे मामला में। बट ज़ाहिर है उनका एक अलग वर्जन है, वो हम आपके सामने रखेंगे। शब्बर जदी साहब, आपने भी तमाम चीज़ें देखी। अभी एक रिसेंट आर्टिकल में एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से आपने लिखा कि उस पर जो टैक्स है उसका ज़्यादा इकोनॉमिक सेंस बनता नहीं है। आपने वीट की मिसाल ली, फिर बताया कैसे 2.7 ट्रिलियन की ये पूरी इकॉनमी बनती है, उस पर मसाइल होंगे बड़े एक्सटेंट पर, उस पर भी बात करेंगे हम तफसील से। मगर आप समझते हैं कि 40 लाख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो, 2 लाख सिर्फ सेल्स टैक्स फाइलर हो, उनमें से भी सिर्फ 41,000 माहाना अपना सेल्स टैक्स रिटर्न्स के साथ अदायगी करते हो, ये निज़ाम बदल सकता है, डाइवर्सिफाई हो सकता है, और सूबों को बड़ा किरदार अदा करना है या मरकज़ को करना है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाहज़ेब साहब, बात ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट में टैक्सेशन का जो टैक्सेशन जब आप कहते हैं, टैक्स कहते हैं, तो आप ये समझते हैं कि FBR का एक इदारा है जो 23,000 आदमी एक बिल्डिंग में बैठ के पाकिस्तान का टैक्स जमा कर लेंगे, और बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली नेगेटिव रोल अदा करती है इस टैक्स कलेक्शन में। मैं आपको समझाता हूँ, जो आपने खुद बात की। इनकम टैक्स के कानून में एक बात लिखी हुई है कि कोई भी आदमी जिसको बिजली का कनेक्शन दिया जाए, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, उसको इनकम टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। अदरवाइज बिजली का कनेक्शन बिजली वाली कंपनी दे नहीं सकती, लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चेयरमैन FBR था, मैंने बिजली वालों को लिखा कि सर आप ये जो आपके पास 3 मिलियन के कस्टमर हैं, इंडस्ट्रियल कमर्शियल, रिटेल भी नहीं, इंडस्ट्रियल कमर्शियल, इनको आप रजिस्टर कर दें, बता दें कौन है तो मैं रजिस्टर कर देता हूँ। उन्होंने मुझे डिटेल नहीं दी। मैंने मिनिस्टर साहब से ही बात की, उस ओनर अयूब साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने वो केयरलेस हैं या गवर्नमेंट में लेट्स भी वज़ीर आज़म साहब का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनको ये कहें भाई ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस वक्त टुकड़ों में बटा हुआ है, बिल्कुल टुकड़ों में बटा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और जो मिनिस्ट्री ऑफ जो गैस को सप्लाई कर रही है
उसे कोई कंसर्न नहीं है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कॉपरेट करे कि उसके कस्टमर टैक्स दें। वो बिल्कुल उल्टे चलते हैं, वो बल्कि वो ये चाहते हैं कि रजिस्टर नहीं हो। ठीक है, आगे चले। अब ये आपका सिमिलरली आप मुझे ये बताएं कि हम इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं टैक्स की, इनकम टैक्स की और टैक्सेस की। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट ने आखिरी मरतबा प्रॉपर्टी का सर्वे कब किया है? इसको हम कहते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट बड़ी एफिशिएंट गवर्नमेंट है, तो आप बताएं कि लाहौर में आखिरी प्रॉपर्टी सर्वे कब हुआ है? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ शाहजेब के पाकिस्तान नहीं चल रहा है। एफबीआर के दफ्तर में एक 6x6 के कमरे में बैठकर या क्यू ब्लॉक के 5 के 6x6 के कमरे में बैठकर मिफ्ता इस्माइल टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। इसको पूरी कौम को, पूरे सिस्टम को साथ चलना पड़ेगा। मगर जब डेटा ये मौजूद हो कि जी 40 लाख फॉर एग्जांपल कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन, इसके अलावा एक और डेटा मौजूद हो कि तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास, मैं सिर्फ आपके सामने एक नंबर रख रहा हूं कि 25 करोड़ की आबादी में से 8 करोड़ से ज्यादा के पास अगर बैंक अकाउंट्स हैं, मगर 40 लाख टैक्स फाइलर्स हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना यार। मैं तो तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात पे जा रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं इंडस्ट्रियल कनेक्शन, इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन है। मैंने उनसे कहा आप क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा साहब मीटर जो है उसके नाम नहीं है जो यूज़ कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल आपकी बात जो दुरुस्त है। हमारे यहाँ बहुत ऐसा होता है कि मीटर बंदे ने फैक्ट्री भेज दी, नाम चेंज। मैंने कहा यार आप इस तरह करें, इसमें एक यूज़र नंबर डाल दें, कि यूज़र नंबर डाल दें, उस यूज़र को करा दें। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक माफिया है जो बिजलियों की कंपनियों को इन्फ्लुएंस कर देती है कि वो टैक्स से कोऑर्डिनेट नहीं करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बिजली की कंपनियां और गैस की कंपनियां, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, मुझसे लेस्को वालों ने कहा हम आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। कन्विंस करती है, ब्राइब करते हैं जी। आपने कहा एक माफिया है जो कन्विंस करता है, वो कन्विंस करता है बिजली कंपनियों को, ब्राइब करता है। ब्राइब भी करता है, कन्विंस भी करता है, उसमें दरमियान के लोग भी शामिल हैं। मुझे आप बता दें ना, आप कुछ भी नहीं करें कल, आप कल ये बात करें, हम इतनी बड़ी आखिरी मौका पे बैठे हुए हैं, आप ये कहें कि 30 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है, 30 लाख, इस वक्त सेल टैक्स में कितना रजिस्टर्ड पर्सन है? 2 लाख। उसमें से 1 लाख आदमी रिटर्न ही फाइल नहीं करता, नल रिटर्न फाइल करता है। 1 लाख सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन है, 30 लाख पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है। ये 29 लाख का डिफरेंस आप पूरा कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें कौन? अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। वो यही इसमें इंटरेस्टेड है, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दो, ये कर दो, इधर से ये कर दो। मैंने आपको बिल्कुल साफ बात बताई है, कमर्शियल। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितनी मिठाई की दुकानें हैं? सबके पास कमर्शियल कनेक्शन है। कितने लोग टैक्स देते हैं? तो ये 30 लाख जो कंज्यूमर है, ये तो सुई गैस से सुई गैस ले रहा है भाई, आपसे बिजली ले रहा है, आपसे सुई गैस ले रहा है। बिजली की कंपनियों से मैंने बात की, मैं जब चेयरमैन एफबीआर था, मैंने कम से कम 10 खत लिखे इनको, 10 खत लिखे, सेक्शन 181 नंबर है इसका, कि सर हमें बता दें कौन कंज्यूमर है। मैं कहा नहीं, हमें नहीं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम नहीं देंगे, फिनिश। अब मैं शाहजेब, हम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रहे हैं। आप आज ये इस प्रोग्राम से कंक्लूड करें कि 30 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जिसको बिजली मिल रही है, वो कल सामने आ जाए, खत्म हो गई बात, बात खत्म हो जाएगी आपकी। आप कल ये ऐलान करें कि पाकिस्तान में जियो, देखिए सर, अब आ जाए प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। कराची शहर इज़ वेरी सिमिलर टू मनीला सिटी। मनीला जो शहर है वो तो इसी तरह पड़ा हुआ है। मनीला में प्रॉपर्टी टैक्स का मसला पड़ गया, उन्होंने जियो फेंसिंग से मनीला का जियो फेंसिंग कराई कि मनीला में कितनी क्या आबादी है, कहाँ क्या घर है। उसके बाद उन्होंने मनीला को पूरा कन्वर्ट किया और सब कुछ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। जो गिरफ्तार ने बिल्कुल सही लिखा है, बॉम्बे का टैक्स जो है, सिर्फ बॉम्बे का टैक्स वो ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान के टैक्स से। ठीक है, जब मैं सिंध में केयर टेकर्स फाइनेंस मिनिस्टर था, तो हैदराबाद सिटी का जो मेरा कॉस्ट ऑफ रनिंग द एक्साइज ऑफिस था वाज मोर देन द टैक्स कलेक्टेड ऑन एक्साइज। तो ये मुझे तो समझ ये नहीं आती कि हम जब बात टैक्स की करते हैं, हम बुनियादी बातें क्यों छोड़ देते हैं। आप ये क्यों नहीं पब्लिक को बार बार कहते कि प्रॉपर्टी का सर्वे कराओ? क्यों नहीं सर्वे होता पाकिस्तान में? आप बताएं आखिरी सर्वे कराची का कब हुआ है? लाहौर का सर्वे कब हुआ है? ये क्यों नहीं हो रहा? प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं लग रहा? सर ये सारा, इसको अगर आप और कंक्लूड करें, ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। मैं और उसको बिल्कुल आसान कर देता हूँ,
हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर दे के पैसे पकड़ लें। हमारी कोशिश टैक्स को बढ़ाना नहीं है। मैं आपके बड़े कैंडिडेट आपके सामने कह रहा हूँ, मैं इस बात को एग्री नहीं करता कि हमारी कंसर्टेड कोशिश टैक्स को बढ़ाने की है। ठीक। और मीर साहब, रिटेल और होलसेल का ज़ाहिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 19 से 20%, मगर टैक्स में कंट्रीब्यूशन बहुत कम, और जिसकी वजह से ज़ाहिर जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं उन पर बोझ बढ़ता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सार्फिन हो या फिर तनख्वाहदार तबका हो। स्ट्राइक की कॉल देना, रजिस्ट करना, ताजी दो से स्कीम आई, उसमें रजिस्ट किया, नहीं लोगों ने रजिस्टर किया। पॉइंट ऑफ सेल आया, वो भी एक साल से अब कहते हैं कि जी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक रेजिस्टेंस है, मुल्क कैसे चलेगा इस? मैं शफर जैवी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। कभी भी हुकूमती सतह पर संजीदगी के साथ किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है उस पर तनाज़ा उठता है। देखिए, मुल्क भर में चेंबर्स का क्या किरदार है, फेडरेशन का क्या किरदार है। आप स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें, एक पॉलिसी बनाएं और उसके बाद उसके स्याह और सफ़ेद को देखें, उसके मनफी और मुस्बत पहलू को देखें, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर कहीं अगर कोई ख़राबी आती है तो आप ताजिर को इल्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आप बंद कमरे में बैठ के, जिस तरह के जैद साहब ने फरमाया कि एक पॉलिसी बनाते हैं और उसको आप उड़ा देते हैं, वो नहीं चलती। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा संगीन मजाक हुआ। उन्होंने कहा जी 1000 मुरब्बा फीट की जो दुकानें हैं वो इंटीग्रेशन में आएंगी, वो सेल्स टैक्स में उनको रजिस्टर किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है कि रकबा बड़ा होने से कारोबार भी बड़ा हो जाता है? फिर कहा गया कि जो AC मॉल्स हैं वो तमाम के तमाम रजिस्टर होंगे सेल्स टैक्स में। क्या AC मॉल में अगर किसी हजाम की दुकान है तो उसको आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर कर लेंगे? तो ये जब हमने कायल किया मुकामी टैक्स की टीमों को कि भाई आप ये छापे मारते हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, इनके मुज़बिरात को भी तो देखें, ये गलत पॉलिसी है। तो ने कहा हमें तो जो हुक्म वहाँ से आता है और वो दबाव होता है कि इस पर इम्प्लीमेंट करें। तो ये ऐसा नहीं है। मैं तो ताजरों से कहता हूँ कि फाइलर बनने का फ़ायदा है। हमने जहाँ जहाँ टैक्स दिया है उसका हम इंदराज गोशवारे में कर सकते हैं, हम वो उसे एडजस्ट कर लेते हैं। और इस वक्त जहन साजी हमने कर दी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर बने, लेकिन उसके बाद देखिए एक पॉलिसी ये तो बनती नहीं है, बन रहा है एक पॉलिसी। इस वक्त आप कह रहे हैं फाइलर बनने का फायदा है, फाइलर ना होना, विलोडिंग टैक्स लगता है, वो ज्यादा जमा होना जरूर शुरू हो गया है, फाइलर्स की तादाद नहीं बढ़ी है, लोग इनकरेज नहीं हुए कि वो फाइलर बन जाए। मैं दूसरी बात आपसे कहता हूँ, एक और पहलू है। देखें, इस वक्त एक छोटा बिगाड़ नहीं है, कोई एक आध चीज़ हो तो बटन आपने दबाया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आप निचली सतह पे ताजरों के पास जाएं, ये तो पॉलिसी बनती है। मतलब ताजिर के नुमाइंदों से जब भी हुकूमत मिलती है तो ऐसा हुआ नहीं कभी ताजिर के नुमाइंदों ने कहा हम तैयार हैं, वो यही कहते हैं डिले कर दें, और फिर डिले होता है, वो डिले ही हो जाता है। मैं कहता हूं कि ये बात तो टैक्स कितना कलेक्ट करना है, किस तरह कलेक्ट करना है, ये पॉलिसी तो बनती है, लेकिन जो टैक्स देने वाला है उसके मसाइल को कैसे हल करना है, उसकी मुश्किलात को कैसे दूर करना है, वो टैक्सेबल कैसे बनेगा, इन परेशानियों को भी देखें। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है, ये भी तो देखें। सूद ही तो देना है हमें, और क्या करना है? हमने हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। अगर फाइलर बन जाएंगे तो सूद कम देंगे, टैक्स देना है। अगर टैक्स ज्यादा देंगे तो सूद कम देना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि टैक्स नहीं दे रहे। मैंने आपको बताया 20% हुकूमत के खर्चे हैं, GDP का 12% आमदनी है, वो 8% सूद देना पड़ रहा है। पिछले साल 11-12 हजार अरब में आपने 7,000 अरब से ज्यादा तो सूद दे दिया। तो इसलिए दिया ना कि टैक्स नहीं है, हुकूमत के पास टैक्स आमदनी होगी तो कम कर्ज लेगी। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि आप तमाम सेक्टर्स को एक दफ़ा टैक्स नेट में लाने के लिए एक सहूलत फराम करें, एतमाद करें। ये सिमें ब्लॉक कर देना, छापे मारना, दुकानें सील कर देना, ये डरा धमका के कभी नहीं होता। दूसरी बात, सब तो ताजिर दो से स्कीम है ना, उसमें रजिस्टर कर लें, नहीं कर रहे ताजिर। दुनिया भर में रजिस्टर कर रहे हैं कि किसी को पता ही कुछ नहीं है, जिसको पता चल रहा है वो आ रहा है। आप कैसे अपने तौर पे एक स्कीम बनाते हैं, उसको नाफिज करते हैं? स्टेक होल्डर से मुशावरत करें, दुनिया भर में ऐसा होता है। आप मिसाल देते हैं कि हमने ये जर्मनी की स्कीम लेकर आए हैं, ये इंग्लैंड में ये स्कीम, ये टैक्स सिस्टम, वो यहाँ तो ले आते हैं, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है, यहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं। मैं ये कहता हूँ कि ताजरों से ये कहना एक ऐसे वक्त में कहना कि जब 80% से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम सब झुलस रहे हैं,
इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारी कारोबार के बजट का हिस्सा है वो बिजली का बिल है। हमारे घरों के बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है बिजली का बिल है। आप इन हालात को कौन दुरुस्त करेगा? कारोबार चलाना इस वक्त दुश्वार तरीन है। मार्केटों में जो इस वक्त बंदी और कसाद बाजारी है, जिन असबाब से है, जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, वो असबाब कौन दूर करेगा? आप कारोबार के हालात तो पहले दुरुस्त करें, उसके बाद दीगर भी आप शराइत लेकर आए। लेकिन टैक्स देने में बैठ के जब बात होगी, जब भी जिस तरह दीगर लोग हैं वो उन्होंने हमेशा मुशावरत की है और उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन अगर मुशावरत के बगैर एक डायरेक्टली कोई स्कीम लेकर आएंगे तो हमेशा नाकाम हुई। 30 साल से मैं देख रहा हूँ शाहजेब साहब, कोई स्कीम कामयाब इसलिए नहीं हो सकी कि मुशावरत से कोई स्कीम नहीं लाई गई। अमर, आप ज़ाहिर कैश इकोनॉमी के हवाले से लिखते हैं, आप टैक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लिखते हैं। आप एक आर्टिकल में मैं आपका पढ़ा था, आपने कहा कि साल में जो कोई 14 लाख के करीब शादियां होती हैं, 110 अरब रुपए की तो सिर्फ शादियों की इकोनॉमी है, जो कि सारी कैश इकोनॉमी है। और ये कोई भी पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कर सकता है जिसके घर में शादी होगी कि सब कैश इकोनॉमी है। अब ज़ाहिर स्लो डाउन है जिसकी मीर साहब बात कर रहे हैं, कारोबारों को इस वक्त प्रॉब्लम्स का सामना है, मगर वाकई ऐसे चल सकता है मुल्क? और क्या किया जाए? देखें, जो बात सारी हो रही है कि जी टैक्स रजिस्टर करें फलाना ढिमाका, मैं कहता हूँ सब छोड़ दें, कैश पेमेंट जो है ख़त्म कर दें आहिस्ता आहिस्ता करके। डिजिटल पेमेंट्स अब आ गई हैं इंडिया में, जैसे वो अकाउंट सबके पास है। मैं आपको बताऊं, अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हर बंदे के पास इस मुल्क में फ़ोन में अकाउंट है जिससे वो पेमेंट कर सकता है। अब सारी डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, कैश बिल्कुल बंद कर दें। कोई भी ट्रांजैक्शन 1000 रुपये से ऊपर, 5000 रुपये से ऊपर आप कैश पे करना बंद कर दें, ऑटोमेटिकली सब सिस्टम में आ जाएगा, किसी को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ से 2 कदम छोड़ के क्रॉस करेंगे, आप यहाँ पे एक बिल्डिंग टेक्नो सिटी के नाम से है, वहाँ पे कंप्यूटर की चीज़ें मिलती हैं सारी। एक दुकान वहाँ पे आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कि डिजिटली आपसे एक्सेप्ट करे। कोई क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा, आपके सिर्फ कैश पे पेमेंट करनी होगी। पूरे चुंदरीगढ़ रोड पे आप यहाँ पे चले जाएं, हर जगह आपको सिर्फ कैश होगा। तो आप कैश ख़त्म कर दें, ये तो कर सकते हैं ना, मतलब इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है। बंदा देने को तैयार है, बाहर रिसीव करने के लिए तैयार है, जो हो जाएगा। मिस्टर भाई ने जैसे बोला कि सुनार है, सुनार कभी आपसे जो है डिजिटली पेमेंट नहीं लेगा। वो बोलेगा कि मुझे आप जी चेक दे दो, कैश का चेक दे दो, मैं वहीं सभी बैंक से जाके ले आता हूँ। तो ये तो चेंज कर सकते हैं ना, अगर कुछ छुपाने को नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि जी हमें पता लग जाए कि हम अती साहब ने बोला कि जी हमें क्या पता बिजनेस कितना मुनाफा बना रहा है, वाकई नहीं पता, मगर जब ट्रांजैक्शन सिस्टम में आ जाएंगी तब तो पता लग सकेगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई छुपाने की चीज़ ही नहीं है। जो भी बिज़नेस है, जो भी एक स्मॉल बिज़नेस है, मैं एक स्मॉल बिजनेसेस के लिए तकरीबन 1 मिलियन बिजनेसेस का रिकॉर्ड है मेरे पास थ्रू व्हाटएवर हो, उसमें लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, बेताजा ट्रांजैक्शंस होती हैं और मार्जिन भी अच्छे खासे होते हैं। एक नफ़ा एग्जिस्ट करता है तभी तो बिजनेस भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो बंद हो जाएगा वरना। वो डिजिटाइज करें उनको, जैसे इंडिया में हुआ। इंडिया में अब जो है मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। इवन जो भारत में जो एसेंशियली जो कबाड़ी वाला है वो तक जो है डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है। सब यहाँ पे कोई डिजिटली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता पेमेंट? इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को इसमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बात करी शादी की, शादी हॉल पूरे कराची में कहीं भी चला जाए, मल्टी बिलियन रुपये बिजनेस, तकरीबन मेरा से 110 से 120 अरब रुपए का सालाना बिजनेस और बेताशा इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं। डिजिटली पेमेंट्स लें, शादी की पेमेंट कैश पे होनी नहीं चाहिए। क्यों हो रही है? आप हॉल बुक करा रहे हैं, उस पर टैक्स 0 कर दें, ठीक है, वो सही है ना। अनड्यू टैक्स कोई क्यों लगाए? बात बिल्कुल सही है। पेमेंट सारी आप जो है वो चेक के थ्रू करें या डिजिटल तरीके के थ्रू करें, बैंक पे अकाउंट के थ्रू करें, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये कर दें, इतना डेटा आपके पास आ जाएगा, इतना रोलिंग आ जाएगी सिस्टम में, ऑटोमेटिकली यू विल हैव इनफ आइडिया कि यार किस तरह किस चीज़ पर टैक्स लगाना है। हाँ, अगर नहीं करना तो उसके ना करने के तो 15 एक्सक्यूजेज हैं, वो तो चलते आए और आगे तक चलते रहेंगे वो तो। और ये आप क्योंकि क्या कोई इंसेंटिव भी दिया जा सकता है? जैसे इस्लामाबाद में जो सेल्स टैक्स है वो 5% कम है गालिबन, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करें, तो इस किस्म की कोई इंसेंटिव दिए जाए? बेताशा इंसेंटिव। अच्छा, उस इंसेंटिव में ये बताऊँ, चोरी करते हैं। चोरी उसमें ये होती है कि जो कार्ड की जो पेमेंट होती है उस पर जो है कुछ रेस्टोरेंट जो होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो अलग प्राइस होती है, नॉर्मल उसकी अलग प्राइस होती है। अब इसमें बताइए, इसमें हुकूमत की गलती है या कंज्यूमर की गलती है? जो बिजनेस है उसी की गलती है ना, वो जो कर रहा है। मैं नाम ले सकता हूँ, बेताशा नाम है, ये रिपोर्ट होती हैं ये चीज़ें। लोग जाते हैं, कहते हैं कि जी हमने कार्ड के थ्रू पेमेंट करी, उसने अलग पेमेंट चार्ज करी, कैश के थ्रू करी, उसने अलग करी। ये किसकी गलती है? अब ये भी बता दो कितना कैश इन हैंड है सब पाकिस्तान? 9 ट्रिलियन रुपीज़ इस कैश इन हैंड जो कि सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में। कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है ये मेरा और आपकी जो जेब में रखा हुआ है वो कैश है। 9 ट्रिलियन रुपीज़। ये आज से कोई मेरे ख्याल से 5 साल पहले कोई 4 ट्रिलियन पे था।
डबल से ज़्यादा हो गया ये, और ये चीज़ कम नहीं हो रही है, ये चीज़ और बढ़े जा रही है। परसेंटेज इन द वर्ल्ड। तो कैश को तो कम कर सकते हैं ना, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी का भी इंटरेस्ट वो नहीं हो रहा। इफ़ एनीथिंग इसमें दुनिया जहाँ में ये स्टडीज़ मौजूद हैं हर जगह, इंडिया में अब देख लें, श्रीलंका में देख लें, थाईलैंड चलें, कहीं भी चले जाएँ, चाइना चले जाएँ, इनफ एक्सपीरियंस एग्जिस्ट वो कहते हैं कि जी आप कैश को जब इकोनॉमी से थोड़ा कम करोगे ऑटोमेटिकली ग्रोथ का एक मल्टीप्लायर। मतलब मोबाइल फोन्स की वजह से ओवरऑल गुज़िश्ता 4-5 साल में पेनिट्रेशन में इजाफा तो हुआ है कि हुआ है। लोग ऑनलाइन करने लगे, बट आप कह रहे हैं बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश और ये अभी गवर्नमेंट मौजूद है। इन्फोर्स करेगी, कैसे होगा? सिंपल सी बात है कि आप जो हैं 1000 रुपये ज़्यादा कोई भी कैश ट्रांजैक्शन बंद कर दें, अलाउड ही नहीं, लीगल हो जाए। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं एक सर्टेन डिनोमिनेशन से ऊपर आप वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट दुनिया में अब कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं, जो कुछ लग्जरी स्टोर्स हैं जो कि एक्चुअली यूज़ होते थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अर्मेज हो गए, सारे हो गए, जहाँ पे बड़े बड़े महंगे स्टोर होते हैं, वहाँ पे तो उनको कैश एक्सेप्ट करना भी अलाउड नहीं है। ट्रांजैक्शन करनी तो आप डिजिटली करें। यहाँ पे एक सर्टेन आप बोल दें कि जी यह शादी हॉल है, 50,000 रुपये ज़्यादा ये कोई भी पेमेंट है आपने सिर्फ डिजिटली करनी है, कि मेरे ख्याल से इसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए। इन्फोर्समेंट कैसे होगी? ये enforcement है, this is where- है कि आप जाएं, वो कहते हैं आपने कैश ही लेना है। ठीक है, अब दिस इज वेयर द टैक्स अथॉरिटीज कम इन, कि क्या वो इस चीज़ को इन्फोर्स करा सकते हैं। मतलब ये ज़ाहिर ये नुक्ता मैं आप दोनों के पास भी लेके आऊँगा। खोखर साहब, ज़ाहिर एग्रीकल्चर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है। आज तक आपने जो एग्रीकल्चर को और किसान को मसाइल हैं उस पर बात की, बट टैक्स की बात होती है कि जी एक तो प्रोविंसेस कलेक्ट नहीं करते, इनकम टैक्स तो है नहीं, बट लैंड भी पर भी जो है उसमें भी जो मालियत है वो बहुत कम है, उसको प्रोविंसेस ने रीवैल्यूएट नहीं किया है। एक ये भी तक इल्ज़ाम लगता है कि ये तो अब एग्रीकल्चर भी ब्लैक मनी पार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। किस तरीके से एग्रीकल्चर को टैक्स रेट पर लाया जाए? सर बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तानी काश्तकार को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है रीजन के साथ। अब आप हमारा और इंडियन काश्तकार का फ़र्क, इसलिए हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस साल यूरिया का बैग मिला है 5,000 से 5,500 रुपये का, ब्लैक में मिला है हमें, हर एक को पता है। इंडियन काश्तकार को वो पाकिस्तानी रुपीज़ में मिला है 800 रुपये का। हमें DAP मिली है जब हमने गंदम काश्त की 14,000 रुपये की, इंडियन काश्तकार को मिली पाकिस्तानी रुपीज़ में 3,600 रुपये की। हमें डीज़ल मिला 300 रुपये लीटर, इंडियन काश्तकार को ग्रीन डीज़ल के नाम पे स्पेशल रेट पे मिलता है एग्रीकल्चर के लिए। हम बिजली का रेट हमारा अब जब मोहतरम मुफ्ती इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो ये हमारा 5 रुपये 35 पैसे रेट करके आए थे, 1 यूनिट 1 रेट को, उसके बाद कोई टैक्स नहीं है। आज वो 60 से 65 रुपये हमारा रेट हो चुका है। यानी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ चुकी है। पहले हमारे इस बिज़नेस को मुनाफा बख्श तो करें। आज तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज़्ज़त रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। अब गंदम के हालात देख लें, कोरोना में हमें थोड़ा सा एज मिला, हमारे रेट बेहतर गए, प्रोड्यूस के रेट काफ़ी बेहतर गए, पूरी दुनिया में बेहतर गया, लेकिन हमारे उसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी गई बहुत ज़्यादा। अब पूरी दुनिया में अब रेट नीचे आ गया जी। गंदम का आ गया, सोयाबीन का रेट नीचे आ गया, कपास का रेट नीचे आ गया, सेसमी का रेट नीचे आ गया, मेज़ का रेट नीचे आ गया, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं किया गया। आज आप यकीन कर लें कि सिर्फ एक गंदम के इशू पे अब आप ये देखें कि अभी तक गवर्नमेंट इसको रियलाइज़ नहीं कर रही कि कितना बड़ा नुकसान हो गया कि 30% कपास की काश्त की पंजाब में कमी आ गई है, जो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप पिछले सालों की आप अपनी इंपोर्ट देख लें कि आपकी 80 बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट थी और जो आपकी एक्सपोर्ट थी वो 31.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी। टोटल 31.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट में 20 बिलियन डॉलर कपास का हिस्सा था, कॉटन यानी कि टेक्सटाइल के जो प्रोड्यूस। अगर हम कपास पे इतना पीछे चले जाएंगे, क्यों काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि गंदम में उसे नुकसान हुआ, मक्की में उसे नुकसान हुआ, कपास की उसको रेट ना मिला, ये कि 3 फसलों का हमें बिल्कुल रेट नहीं मिला। अब आगे चावल की फसल का रेट नहीं मिल रहा। फिर हमारे साथ प्रॉब्लम ये रहा कि दुनिया में पॉलिसी बनती है 25 साल के लिए, हमारे यहाँ बन रही है हफ्ते हफ्ते की कि फर्टिलाइज़र प्लांट को गैस मिलनी है या नहीं मिलनी। अच्छा, मगर इस सब में ज़ाहिर ये मसाइल है कि जो छोटा काश्तकार है उसको तो प्रोटेक्ट किया जाए, मगर जो बड़े जमींदार हैं उनको किसी भी तरीके से टैक्स नेट में लाने के लिए क्या इक़दाम हो? क्योंकि मसला ये कि ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन है ना, अक्सर तो छोटे काश्तकार से ज़्यादा मिडिल मैन पैसे कमा जाता है, तो उस सबको टैक्स नेट में तो पहले लाया जाए। ये सिर्फ अदायगी की बात नहीं हो रही है। पहली चीज़ तो यह है कि हमारे पाकिस्तान में एक कंसेप्ट को ख़त्म होना चाहिए, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। हमारे इकनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया जाता है। काश्तकार है, वो बड़ा है, ये छोटा, इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है। इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। होता यह है कि जब कोई सब्सिडी की बात होती है, कुछ होता है जी 5 एकड़ के काश्तकार को, 10 एकड़ के काश्तकार को, बाकी सबको। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम काश्तकारों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें और उसको पहले
उसके लिए ज़राअत फिजिबल करें। आज इस वक्त, आज की डेट में ज़राअत फिजिबल नहीं है। इस वक्त अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम ना किया गया, जिस तरीके से हमारे प्रोड्यूस के रेट कम हुए हैं, तो काश्तकारी फिजिबल है। मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ। काश्तकारी मेरा प्रोफेशन नहीं बल्कि मेरा शौक भी है जी। मेरे पास और मेरा कोई बिजनेस नहीं है सिवाय ज़राअत के अलावा, लेकिन आज मेरे लिए ये कारोबार उस मुनाफा बख्श नहीं रहा। इन 3 फसलों में मैंने नुकसान उठाया, आगे फिर मुझे नुकसान नजर है। अभी बजट आ रहा है, मैं बजट के ऊपर मैं अर्ज करूँगा कि जिस तरह बात चल रही है कि आज भी बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर लगाई थी कि GST लगाई जा रही है हमारे इनपुट्स के ऊपर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों के ऊपर, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त बिल्कुल ही। अब आप देखें ना कि हम आज भी 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तमाम पॉलिसीज़ गलत है। इस वक्त मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। देखें ना, जिस हिसाब से हम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, क्या हमारी एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ है? इस वक्त हमें एग्रीकल्चर में 7% ग्रोथ चाहिए। हमें उसके मुताबिक बैठ के पॉलिसी बनानी चाहिए। बाकी ममालिक ने अगर तरक्की की, हमारा रिसर्च का बजट क्या है? एग्रीकल्चर की GDP का 0.18। अगर ब्राज़ील ने तरक्की की है, एग्रीकल्चर के रिसर्च का बजट उसका 1.75 है उसकी GDP का। ये वजह है कि वो आगे चले गए। हम बीज बाहर से मंगवाते हैं, हम सीड, जहाँ पे रिसर्च नहीं है। हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म नहीं है। दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि 2 साल बाद मैं काश करूँगा, ये रेट मिला। इस दफ़ा काश्तकार को तो पता ही नहीं है। हुकूमत कमिटमेंट करती है, पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया कि काश्तकार को 39 रुपये रेट मिलेगा, एंड पे आके मुकर गई, कोई पूछने वाला नहीं है। काश्तकार को 600 अरब का लॉस हुआ एक फसल में। 3 साल के लिए हमारी ज़राअत पीछे चली गई। मैं समझता हूँ जब किसान पीछे नहीं गया, पाकिस्तान पीछे चला गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़राअत के अलावा बाकी है ही क्या हमारे पास। हम ना IT में आगे गए, ना इंडस्ट्री में आगे गए, और ज़राअत में हम दिन ब दिन आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं। जब मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी, हमारी कपास की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल। इंडिया 1 करोड़ 10 था। आज इंडिया 3.25 करोड़ पे चला गया है। और हमारी क्या थी पिछले साल? 8.2 मिलियन बेल। उससे पिछले साल 4.6 मिलियन बेल। हम 1 करोड़ 12.8 से कम होके वापस आ गए। वजह, हमारी तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है और किसान नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है तो हैं ज़ाहिर है। और हालांकि हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो इंडिया के मुकाबले में टेक्सटाइल पर ज़्यादा है, उसके बावजूद हम पीछे गए हैं। अब ये सारे के सारे इशूज़ हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे पैनलिस्ट ने नोट किए होंगे। नाउ प्रॉपर्टी, और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है वो आपके सेक्टर पर होता है कि एक तो टैक्स नेट में नहीं है, ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस ठीक नहीं है। ये तो मिस्टर इस्माइल साहब ने भी कहा, शबरदी साहब ने भी कहा कि जो वैल्यूएशंस हैं वो भी मार्केट वैल्यू पर नहीं है। तो क्या किया जाए प्रॉपर्टी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िब भाई बहुत शुक्रिया। आज ये सेक्टर पहली बार आपके इस प्रोग्राम में अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा, और जो हमारी मुश्किलात हैं, हमारे सुख हम जानते हैं, हमारे दुख भी जानते हैं। तो आज हम पहली बार हमें मौका मिल रहा है आपके प्रोग्राम में खुल के बात करेंगे, अगर आप मौका देंगे तो। पहले तो हमें ये समझ ही नहीं आती कि हम सुनते रहते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ आरा सुनते रहते हैं, IMF की भी बातें हम सुनते हैं कि रियल इस्टेट को टैक्स नेट में लाना है। कोई भी मेंबर आबाद का, चूँकि सबसे बड़ी सिंगल बॉडी है आबाद की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हेड करती है, बगैर टैक्स पेड मेंबर बन नहीं सकता। जो मैक्सिमम टैक्स स्लेब हैं, जो रूटीन की जो होती हैं, वो सारी स्लेब जो जिसकी जितनी अर्निंग है उसके हिसाब से वो उसको टैक्स नेट में टैक्स चार्ज होता है। तो समझ ही नहीं आई हमें, जब भी बात हम सुनते हैं प्रोग्राम में कि जी टैक्स नेट में लाना है, उसको टैक्स करना है, क्या आप उसको टैक्स करना चाहते हैं कि जो वर्टिकल तामीरात हो रही हैं, 800 फुट 1200 फुट का जो फ्लैट 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे मैं आउटस्कर्ट्स में कराची में बेच रहा हूँ, उनको आपने टैक्स पास ऑन करना है? तो फिर वो IMF की बात गलत हो जाएगी कि गरीबों को रिलीफ देना है, अमीरों को टैक्स करना है। हमारे लोग क्योंकि सख्ती हो सकती है ना कि जो आपका कस्टमर है आपसे वो फाइलर हो, अगर फाइलर नहीं है तो आप किस तरीके से? सर मैं थोड़ा सा आवाज़, पहली बार मुझे मौका मिला है तो मैं फ़ायदा उठाऊंगा। मुझे भी पहली दफ़ा मौका मिल रहा है ना सवाल करने का, तो मैंने कहा बात ये कि कस्टमर की बात पे हम सेकंड में आते हैं। सर एक बात हम कर रहे हैं कि क्या बार बार ये कहा जाता है कि इसको मज़ीद टैक्स करेंगे, टैक्स की सारी स्लेब हम पे कर रहे हैं। क्या आप हमें ये कहना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो 5 साल में जो अपना ख्वाब, ये जो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है। हुकूमत वक्त जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने 50 लाख घरों की बात की, कैसे की अल्लाह बेहतर जाता है, लेकिन जो भी बात की उन्होंने, अब हमें ये समझ नहीं आती कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ इस शहर में, इस मुल्क में काम कर रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं 60% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी, मैं दुबई लीग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 60% से ज़्यादा हमारे सेक्टर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से जा चुकी है। इस वक्त 20% काम भी हमारे इस मुल्क में, हमारा जो वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देता हूँ आबाद का कि 1000 गज का 75 × 120 का डायमेंशन होता है कराची में एक प्लॉट का। उस पर अगर अकॉर्डिंग टू बायलॉस मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, 800 मिलियन का लोकल इंडस्ट्री से मैं मटेरियल कंज्यूम करता हूँ जो सारी ड्यूटी पेड है। आप सोचें कि 1000 गज पे ये हालत है हमारी, तो पूरे पाकिस्तान में जब ये सेक्टर चलता है, आपको बजाय, मैं हमेशा कहता हूँ टैक्स हुकाम से भी मैंने कहा कि आप बजाय मुझे ये पूछें कि 2% तुम्हारा शेयर है, 1% तुम्हारा शेयर है, आप मुझसे पूछें मैं बनाता कितने फुट, मैं पाकिस्तान में कितना फुट कंस्ट्रक्शन करता हूँ, और पर फुट जो मैं टैक्स, जो गुड्स लेता हूँ वो टैक्स पेड होती है और वो लोकल इंडस्ट्री। हम हमेशा ये बात करते हैं कि आबाद को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया है कि मिलियंस ऑफ जॉब अलाइड इंडस्ट्री की, क्योंकि अगर मैं कंज्यूम ही नहीं करूँगा, मैं बेचता नहीं हूँ उस गुड्स को, मैं कंज्यूम कर जाता हूँ। मिलियंस ऑफ जॉब अलाइड इंडस्ट्री की अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्टर बनाया। मिलियंस ऑफ जॉब स्किल नॉन स्किल जो आबाद के अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें अल्लाह ताला ने उनको उसका मुहाफिज बनाया कि अगर हम किसी गैर कानूनी इकदाम पे जिससे काम बंद होता हो, आपको पता होगा 2-4 साल काम बंद रहा, तो दूसरे दिन चौरंगियों पे हज़ारों की तादाद में सर मजदूरों के बेलचे और कुदाले लेके बैठते हैं, इतना फास्ट रिएक्ट करता है। क्या आप मुसलसल हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जाएं यहाँ से? ये इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में सर रोड शो किए जाते हैं, सिफारती सतह पे हुकूमतें मनाती हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में, पासपोर्ट ले लें, रेजिडेंट परमिट ले लें, टैक्स का भी जो है एग्जेम्पशन ले लें। इस सेक्टर में पर्टिकुलरली बात करते हैं और किसी सेक्टर में हमें परमिशन नहीं देते, कहते हैं इस सेक्टर में आए हमारे पास काम करें, हम आपको सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी हम कहीं जाते हैं, जब भी बात होती है तो कहा जाता है इनको भगाना है, कहीं से इनको पकड़ना है। देखें आप, ये इन्वेस्टमेंट है, इसको आप डराएंगे, कभी इसको FATF के नाम पर डराते हैं, कभी आप इसको IMF की सख्तियाँ उसके नाम पर डराते हैं, कभी आप कहते हैं FBR DC वैल्यू। जिस मुल्कों की, मुझे याद है शब्बर साहब आपको चेंबर में मैं चेयरमैन था इसी सेक्टर का, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का, आज इत्तेफाक से FPCCA में भी इस सेक्टर का चेयरमैन मैं ही हूँ पूरे पाकिस्तान में, और आबाद का भी चेयरमैन हूँ। मैंने आपसे कहा था एक बात में कि आप चाहते हैं कि ओवर द नाइट ये मार्केट वैल्यू और जो FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो जाए, यानी जो सेल प्राइस है, जो सेल डीड है वो मार्केट वैल्यू पे आ जाए। तो हमारी मुश्किल क्या है? जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं 5-5 हज़ार साल की उनकी तारीख है, पाकिस्तान की तारीख अभी 75 साल 76 साल की तारीख है। आपने खुद शुरू किया, पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क था जिसमें DC वैल्यू आपने इंट्रोड्यूस की। DC वैल्यू पे वाइट मनी जनरेट होती है। इंडिया की मिसाल ले लें, उनकी भी 75 साल की है, इंडिया की मिसाल ले लें, वो भी 75 साल की है। मैं आ रहा हूँ ना, उस पर भी वहाँ पर भी सर मैं आ रहा हूँ। हमने ये कहा था कि आप इसको बतदरीज कर सकते हैं। हमने कहा कि लोगों के पास वाइट मनी इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी एक वैल्यू DC वैल्यू पे अगर 1 करोड़ की आज सेल डीड हो रही है तो उसको आज मैं 10 करोड़ की डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि खरीदने वाले के पास वाइट मनी नहीं होगी, ये सर्कल ब्रेक हो जाएगा। सर्कल ब्रेक होगा, टैक्स नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं टैक्स मिले। मैंने आपको इतनी दफ़ा तो एमनेस्टी आई है, इमरान खान साहब कह कर आए थे कि दुनिया में कभी एमनेस्टी नहीं दी जानी चाहिए, मैं कभी नहीं दूंगा। उन्होंने प्रॉपर्टी वालों को माफिया का और सबसे ज्यादा एमनेस्टी उन्होंने दी, उन्होंने ट्रांसमिशन करा के दी। आप लोग फिर भी अब कह रहे हैं कि अभी भी नहीं करना। सर बहुत अच्छा है, ये आपने आज ये भी जिक्र कर दिया। हमने ये जो उस वक्त जो मैसेज दिया गया एमनेस्टी के नाम पे, वो मैसेज ही गलत गया। वो गया हमारे सेक्टर की तरफ से, जबकि वो हमारे सेक्टर की तरफ से नहीं था। वो कह ये रहे थे और हुआ भी यही। उन्होंने ये कहा कि जो भी बंदा इस सेक्टर में अपना पैसा लगाएगा उससे हम ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एग्जैक्टली यही बात थी। हम तो बड़ा दिल करके हमने जगह दी उस बंदे को जिसके पास वाइट मनी नहीं थी। वो हमारे साथ आ गया कंपटीशन में, इस कराची में आ गया, इस्लामाबाद में आ गया और काम करने लगा। और हमें ये मनाया गया, कन्विंस किया गया कि टैक्स आइंदा से वो टैक्स नेट में आ जाएगा, आइंदा से उसकी मनी डिक्लेयर हो जाएगी, तो इसको काम करने दो। वरना होना ये चाहिए था कि सबसे बड़ा एहतजाज हम करते कि अगर ये नॉन टैक्स पेड मनी या ब्लैक मनी अगर हमारे सेक्टर में आके हमसे कंपटीशन करेगी, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो आप लोग बड़े लाडले थे, आपसे मीटिंग्स होती थी, ऑनलाइन मीटिंग किया करते थे। वो कोविड के दौरान भी आप लोगों से मीटिंग किया करते थे इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म। मेरी बात सुने, आबाद में इन्होंने अनाउंस किया इमरान खान साहब ने कि 50 लाख घर में बनाऊंगा। रात को इसी तरह एक प्रोग्राम था, मैं खुद वहाँ था। वो सारे एंकर्स जो थे वो कैलकुलेटर लेके बता रहे थे कि कितने पैसे लगेंगे इस 50 लाख घरों का। देखिए हम हमेशा कहते हैं जिन्होंने कहा है उनसे पूछें।
हम उनको रोक नहीं सकते कि उन्होंने 50 लाख घर क्यों कहे। हम तो ये समझते हैं कि अगर मैंने पहले दिन सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड में बड़े चैनल्स पे कि मैंने कहा था कि ये 5 साल अगर रह गए और 1 लाख घर भी बना दें तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, मगर मुझे है कि अगर अम्मार ने आपसे घर खरीदना है तो वो अगर खुद भी चाहें कि भाई मैं अगर ये 5 करोड़ का घर ले रहा हूँ तो इसकी मुझे FBR वैल्यू भी 5 करोड़ डिक्लेयर करनी है, मेरे लिए अजाब बन जाएगा, तो आपको क्या मसला है? वो कह रहे हैं मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 5 करोड़ डिक्लेयर नहीं होना चाहिए मसला। तो आप कह रहे हैं FBR वैल्यू नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। शाहज़ेब, देखिए, ये बात थोड़ी सी- देखिए दो चीजें मिक्स हो गई सर। एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कीम वो मैंने डिज़ाइन की थी, ये बात इनकी मैं एग्री नहीं करता कि वो हमने स्टेक होल्डर से बात नहीं की थी। स्टेक होल्डर से बात की थी, आबाद उसका पार्ट था। अब आज ये कह रहे हैं कि स्कीम गलत थी, ये सही थी, ये बात मेरे हिसाब से इनकी नाजायज़ है। स्कीम पूरी तरह इनके साथ डिस्कस हुई थी, इनके लोग आए थे। हो सकता है स्कीम गलत हो सकता है स्कीम गलत हो, मगर ये आज ये बैठ के ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमसे डिस्कस नहीं किया, ये स्कीम गलत थी, ये यही जाती आती है ना जी। मैं इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो स्कीम मैंने डिजाइन की थी, ठीक मैं है ना? इसका जवाब दूंगा सर। इतना तो मैं याद है आप लोग बहुत खुश थे उस वक्त जी माशाल्लाह स्कीम से। हाँ, सर, बात ये आपको कि याद है, आप भी थे ना यार, सर, हमारे सामने हमने हमने प्रोग्राम्स किए हैं। आप यकीन करें कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी आप चाहें हम चूँकि रोज़ाना मुश्किलात हमारे सामने हैं, जैसे मैंने कहा दुख भी जानते हैं, सुख भी जानते हैं। आप ये काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं आपको उस स्कीम का जवाब भी देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपकी थी, मैंने तो नहीं बनाई थी, आपने दी थी मुझे, मैंने एक्सेप्ट कर ली। सर मेरी बात नहीं, मैं सर एक बात कर रहा हूँ, मैं आपने बना के दी, ये कर दे, मैंने कर दिया। सब ये तो बना के भी आपने दी थी। सर, मैं बना के दी थी यार। देखिए, अगर मैं कागज से साबित कर दूं कि मैंने बना के दी। सर इस स्कीम पे एक प्रोग्राम रखें और हम साबित कर देंगे। ऐसा ये बड़ी ट्रांसमिशन है, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने बना के दी थी। मेरी बात यार, क्या बात सर कर रहे मैं हैं? चाहता हूँ आपको फैसिलिटेट किया गया था, ब्लैक मनी ये बेचारा हमेशा सही कहता है, स्टेक होल्डर से बात नहीं। देखिए सर, एक मिनट बात सुनो, ये हमेशा बेचारा सही कहता है, स्टेक होल्डर से बात नहीं। इस केस में एक ही स्टेक होल्डर था, आबाद, और अगर आज ये कहते हैं कि नहीं थी तो मुझे बता दें क्यों नहीं। सर ये मिसरिप्रेजेंट हुआ है और मैं ये प्रूफ मिसरिप्रेजेंट क्या मतलब हुआ है? ये जो कह रहे हैं फायदा तो ये सेंटर को कहीं हुआ ना से स्कीम से। आबाद का इनको लगता है कि आबाद का ये नहीं, उस वक्त proposal है। आबाद का आबाद का एक प्रपोजल सेकंड, नहीं है एक सर। मिनट, ये एक मिनट, आबाद ने एक एहतजाज मिनट, किया था। एक आबाद सेकंड। ने कहा था कि अगर सर, ये एक नॉन मिनट रुक जाओ वाइट ना, एक मिनट। Who was the president आबाद at that time? हसन बख्शी था। तो किसने बात की थी? देखिए मैं आपको फिर यही बात कर रहा हूँ ना, मेरे साथ 50 मीटिंगें उसके साथ हुई हैं। देखिए वो इसलिए हुई ये यार, कि आबाद का प्रेसिडेंट था वो, मैं सर, किससे नहीं, बात करता तो हूँ? देखिए आज मैं हूँ ना, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए यही प्रॉब्लम है इनका। मेरी हसन बख्शी से कम 10 मीटिंगें हुई हैं। प्रेसिडेंट आबाद था, मैं क्या जाके आसमान से उतरता कोई बंदा? और आपकी बिल्डर्स एसोसिएशन का सर, ये- अब आज आप कह रहे हैं कि स्कीम गलत थी, नहीं, ये सब मतलब प्रॉब्लम इसकी बेकार की बात नहीं, नहीं। फायदा तो प्रॉपर्टी सर, को पहुंचाने के लिए किया गया ना कि इकोनॉमिक अच्छा, एक्टिविटी मुझे- आएगी। ये राना साहब बता देते 40 और सेक्टर्स के ये साथ सारी कनेक्टेड बातें है। कर ले, मगर ये नहीं बात नहीं नहीं इसकी करें। बात का मैं जवाब देता हूँ। देखिए आपने एक सवाल उठाया कि आप लाडले थे और उन्होंने जो है आपके कहने पे सारी बात की, और मैंने आपको बड़ा क्लियर ये आबाद का वर्जन दिया कि ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था। मैं इम्प्रेशन क्रिएशन की बात कर रहा हूँ सर, आप भी सुनिएगा, शब्बर साहब आपको मैं बता रहा हूँ। एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था, वो इम्प्रेशन ये क्रिएट किया गया कि जी ये आबाद वालों को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देने के लिए जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एमनेस्टी दी जा रही है ताकि इनका काम चले। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो एक हमारा इंटरनल जो डिस्कशन है कि हम इस पे इसलिए तैयार नहीं थे कि हम ये चाह रहे थे कि कैसे कह रहे तैयार नहीं थे सर? पूरी बात मुझे सर, करना हमने है। प्रोग्राम- हमने जवाब प्रोग्राम्स मिल किए जाए। हैं, आप लोग सर, बहुत मुझे कैसे जवाब- तैयार नहीं थे यार, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे जवाब तो सर देने थे पूरा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमने हमने बात किया, एक आदमी खड़ा होकर नहीं कह सकता सर। सर इतनी देर में मैं कर जाता बात ये कि बात सर ये कि हमें ये कन्विंस किया गया, मैं देखें बात कर रहा हूँ उस पर ही आ रहा हूँ जो ये कह रहे हैं, हमें ये कन्विंस किया गया कि इसको सपोर्ट करना है, और सपोर्ट इसलिए करना है कि इकोनॉमी का पहिया चलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 1000 गज का एक प्लॉट 800 मिलियन की ड्यूटी पेड गुड्स कंज्यूम कर जाता है, तो एक इकोनॉमी का सर्वाइवल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वो बीच में जो SOPs चल रही थी कोविड की भी, उसमें भी कम से कम SOPs हम पे थी, तो हमें ये कन्विंस किया गया। तो वो हमारी टीम जाके उनसे बात की, उसमें इनका कोई कसूर ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं तो इनसे बात कर रहा था। अब डॉक्यूमेंट होने में क्या मसला सर मैं नहीं डॉक्यूमेंटेड होने देखिए में क्या दो बातें अलग है। ये बात कर रहे हैं, अभी आप बात कर रहे थे डीसी वैल्यू की, मैं जवाब दे रहा था डीसी वैल्यू सर, का, देखिए, इन्होंने बात उठा दी पॉलिसी आपको की, पता है अब मैं पॉलिसी पे घूम गया, इस सारी अब मैं डीसी वैल्यू पे आता हूँ। डीसी वैल्यू पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त
मिफ्ता इस्माइल साहब पे 30 मिनट से खामोश है। मिफ्ता इस्माइल साहब अगर किसी कमरे में अकेले भी हो तब भी खामोश नहीं हो सकते 30 मिनट, मगर वो 30 मिनट से खामोश बैठे इसलिए आपने जल्दी से बड़े जबरदस्त भाई करना है। हैं, हाँ। सर बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू और एफबीआर वैल्यू, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने पहले भी कहा था, मीटिंग कर चुके हैं कि आप इसको सालाना बुनियादों पे, मैंने कहा वाइट मनी की शॉर्टेज है मार्केट में, आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, 10% साल की बढ़ाते जाएंगे, आप मार्केट वैल्यू पे ले आए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और इसके बिटवीन भी अगर कोई चाहता है कि उसको वो पूरे पैसे दे और पूरी लीज ले तो क्या एतराज़ हो सकता है? ना हमें एतराज़ है ना अथॉरिटी को एतराज़ होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं साहब ना, क्योंकि सबने अपने अपने इशूज उठाए, पहले प्रॉपर्टी का मामला मैं आप तीनों के साथ, अमार के साथ, शब्बर साहब के साथ और मिफ्ता साहब आपके साथ सेटल करेंगे, फिर एग्रीकल्चर रियल एस्टेट की भी बात कर लेते हैं ना। प्रॉपर्टी किस हद तक दुरुस्त कह रहे हैं? एक जुमला बोलूँगा, ये जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उस स्कीम के दरमियान में कोविड आ गया था। मैं कल सुबह इनकी पुरानी स्कीम की एक्सटेंशन के लिए जा रहा हूँ, ये इससे पूछ ले। फिर एक्सटेंशन होने लगी है? नहीं, जो सर, ये जवाब सुन मैं ले देता मेरी बात, मतलब हम तो सुन लो टैक्स मेरी बात, रिफॉर्म्स के लिए बात सुन लो। ट्रांसमिशन कर रहे थे, दरमियान आप ये खबर दरमियान में नहीं बोलो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट शब्बर साहब कह रहे हैं दरमियान में नहीं बोलो। सर ये दरमियान में नहीं बोलो, ये इनको याद रखना चाहिए, ये मेरी बात के बात सुनो, दरमियान में नहीं मैं ये बोलेगी। कह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट इनके बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ रीजन नहीं कंप्लीट हुए, उनकी डेट 30 जून 2023 को खत्म हो गई थी। उसमें एक इनकी जेन्युइन डिमांड है, ये 100D की बात हो रही है, जेन्युइन डिमांड है। 100D की बात हो रही नहीं, है। मगर आप तो कह रहे हो इसकी Genuine demand- आपकी मर्जी के सर, ये मुताबिक कुछ और देखिए। स्कीम की बात कर रहे तो अब तो ना हो तो अच्छा है। नहीं, सर, ये किसी और स्कीम की बात कर डिमांड है, रहे मैं पावर में नहीं हूँ इस वक्त, ठीक है, मेरी गवर्नमेंट नहीं है। मैं इनकी जेन्युइन डिमांड कल प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि जो इनकी जेन्युइन डिमांड उस प्रोसेस में वो भी की जाए। अब ये अगर समझते नहीं है तो की मर्जी नहीं सर, ये बात गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए 100D की बात हो रही है, ये 2200 प्रोजेक्ट हैं जो हमें, सर मेरी बात सुने, 2200 प्रोजेक्ट हमें दिए गए और कहा गया कि 2200 प्रोजेक्ट जो नया पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं। और नया पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ, आपके फोरम पे मैं चाहता हूँ कि आप नहीं, वो नया पाकिस्तान की नहीं करे, उस दौरान एक और स्कीम आई थी ना जिसमें अनाउंस किया गया था कि अगर आप 100D, जिसमें था कि अगर आपके 100D की बात कर रहा हूं। सर 100D की बात कर रहा हूँ मैं भी, कि उसमें ये है, मेरी भी ये डिमांड है, आबाद की भी ये डिमांड है। यही तो कह रहा हूं। सर ये अच्छा, देखिए आपने पेश ऐसे किया जैसे उस वो हाँ, स्कीम जैसे से हम आपसे सब बहुत खुश नहीं थे, नहीं, मगर नहीं, डिमांड आपकी अभी भी है। सर मिक्स कर, देखिए डिमांड अभी भी है। नहीं, डिमांड हमारी क्या है? नहीं, हमारी मिनिस्ट्री डिमांड नहीं है। हमारी क्या डिमांड है सर कि 100D में ऑलरेडी प्रोजेक्ट बन चुके हैं। ग्रे स्ट्रक्चर जो कि डॉलर महंगा हो यही तो मैं कह गया, रहा हूं। हालात, सर मुझे बात पर बीच में सर हालात की वजह से सर डिले हो गए। एक जीनियन हमारी डिमांड थी कि इसको 2025 तक, यही डेट दी है ना आपको भी एक्सटेंशन, यही तो कह रहा हूं मैं। 2025 और तक क्या कह रहा हूं? नहीं। देखिए एमनेस्टी नहीं, ये गलत प्रेजेंट फिर हो यही रहा है। तो मैं कह रहा हूं। पहले भी गलत प्रेजेंट हुआ था, हम कहते हैं 2025 तक इनको कंप्लीट करने का, इसको कंस्ट्रक्शन करने का टाइम उसको वही तो बढ़ाया कह रहा हूं जाए यार। ताकि ये जीनियनली ये जो नोटिस आ रहे हैं और जो करप्शन का जो माहौल बन गया है पूरे शहर में, उसको हम कम कर सकें। तो देखिए, एक्चुअली ये तीनों सेक्टर पे मैं एक साथ बात करूंगा, फिर आपकी इजाज़त हो, फिर पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिले। नहीं, अगर आप एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा हाँ, मिलेगा। लेकिन मैं एक एक करके ही करूँगा। एक्चुअली ये तो गालिब इस पे बात कर गए तीनों सेक्टर पे कि हमको मालूम, हमने जाना कि तगाफुल न करोगे तो फिर भी खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होना। तो जिस स्पीड से ये जा रहे हैं, जितना वक्त ये लोग चाहिए, तो ये कभी मुझे लगता है कि इनका मूड नहीं है टैक्स देने का। देखिए सच्ची बात है कि मैं भी एक किस किस की बात करें? तीनों सेक्टर्स की? तीनों सेक्टर्स का मूड है। अब अतीक साहब मेरे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा कि अगर एक मॉल के अंदर दुकान है, एयर कंडीशन मॉल में दुकान है, नाई की दुकान हो सकती है। भाई नाई की दुकान जो है, सलॉन्स जो होते हैं एयर कंडीशन मॉल में, वो कितने पैसे कमाते हैं? मतलब वो पागल है जो जिसने 10 लाख रुपए किराए पे या 8 लाख रुपए किराए पे मॉल में दुकान ली है, वो थोड़ा सा टैक्स तो दे ही सकता है ना। खोकर साहब से ज़्यादा कौन जानता होगा एग्रीकल्चर को, लेकिन ये कहना कि हम हर साल नुकसान कर रहे हैं, हर फसल पे नुकसान कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है बात। इतना नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान नहीं हो रहा है। ये बात बिल्कुल खोकर साहब की सही है कि हुकूमत ने वादा किया था 3900 रुपये का, 3900 रुपये ख़रीदने का, और उनको ख़रीदना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि उसकी वजह से, उस बुनियाद पे फार्मर्स ने वीट की एकरेज बढ़ाई, उसने महंगा फर्टिलाइज़र डाला ताकि अच्छा क्रॉप हो। अब हुकूमत को ख़रीदना चाहिए, हुकूमत को रिनेग नहीं करना चाहिए अपने वादे पे, ये बात एकदम जायज़ है। लेकिन 3900 रुपये प्राइस जब की थी तो दुनिया में उस वक्त क्या प्राइस थी? आज भी दुनिया के अंदर जो है वो कराची पहुंच के 70 रुपये की गंदम है। आप मतलब आप यहाँ पे 100 रुपये का गंदम बेचना चाह रहे हैं, जबकि दुनिया की मार्केट 60 रुपये है, तो आप भी तो कुछ मतलब मार्केट से जो है वो मतलब 70% ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ना। तो ये बात भी सही नहीं है। और सब इशू है वैसे, क्योंकि जब दुनिया में प्राइस ज़्यादा हो तो स्मगल हो जाता है। और दूसरी गुजारिश ये है, मुझे बात करना जी सर, प्लीज़। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें,
हम 2 मिलियन टन अफगानिस्तान चले जाता था वीट हमारा। अब ये हुआ कि जब गंदम सस्ती हो गई तो अफगानिस्तान ने यहाँ से ले लिया, बाहर से ले लिया उन्होंने, ठीक। तो वो 2 मिलियन भी बच गया, अफगानिस्तान की डिमांड भी कम हो गई। हमको और ये कहना कि छोटे और बड़े काश्तकार में आप फ़र्क ना करें और ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो सब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से लोगों के बड़े काशाने बन गए हैं आवाम की खिदमत करते करते। गुजारिश ये है कि जो बड़ा काश्तकार है जिसके पास 100 एकड़ 200 एकड़ की अराजी हो, उससे हम थोड़ा सा टैक्स तो ले सकते हैं। और अगर आप इसको फेडरल टैक्स नेट में ले आते हैं, देखिए ना, हुकूमत तो पैसे जमा ही नहीं करती, सूबे की हुकूमत तो पैसा जमा नहीं करती, तो आप वफाक को ये टैक्स दे दें। आप प्रॉपर्टी में टैक्स जमा नहीं करते, आप वफाक को अगर ये टैक्स दे दें तो कम से कम ये जो ज़राअत का सहारा लेकर जो टैक्स लोग टैक्स अवेट करते हैं वो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको, मैं अभी समझता हूँ कि ज़राअत के ऊपर फिक्स टैक्स होना चाहिए और पहले 12-15 एकड़ को आप छोड़ दें, आप छोटे काश्तकार पे ना जाएं। और मैं जानता हूं कि 80% हमारा काश्तकार जो है वो छोटा काश्तकार है, लेकिन वो जो काश्तकार जिनके पास 100 एकड़ 200 एकड़ की 500 एकड़ की 7,000 एकड़ की ज़मीनें होती हैं लीज़ करी हुई या खुद की, उनके ऊपर भी अगर आप टैक्स ना लगाएं, और ये कैमरामैन जो 50,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह लेता है उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं, तो ये ज़्यादती है ना। टैक्स किसी को देना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि फी एकड़ लगा दें, फी एकड़ आप 12-15 को छोड़कर, बजाय इसके, क्योंकि अब एक और मसला ये आ रहा है कि अगर आप लैंड की वैल्यू पर लगाएंगे तो वो भी अंडर वैल्यूड है, जिस तरह ये प्रॉपर्टी में, देखें, तो आप जितनी आपके पास है एकरेज के हिसाब से लगा दें। और आप मतलब आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का कर दें। देखें, हर ज़मीन जो है, चोलिस्तान की ज़मीन जो होती है वो इट्स नॉट वैल्यूबल फॉर इंस्टेंस, जितनी अगर कोई बारिश के इलाके में हो या नहरी ज़मीन हो, तो आप 2-3 रेट्स करके उसको लगा दें, ये इतना मुश्किल नहीं है होना। और जो समसम साहब की बात थी, मैं माजरत के साथ, देखें ये पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा मसला है ना, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी जो है वो पार्क हो जाता है ज़मीन में। आज भी हम जानते हैं कि जो करोड़ रुपए की वैल्यू होती है, एक्चुअली जो ऑफिशियल वैल्यू होती है वो एक्चुअली लैंड 5 करोड़ रुपए का होता है, 4 करोड़ रुपए का होता है। जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, और हम 1-2-3 साल के अंदर ये करेंगे, कोई भी ये नहीं कह रहा था, हमारी जो मेरी और शाहिद साहब की भी स्कीम थी वो 3 साल के अंदर थी, 3 साल में ये स्कीम करनी है। और दूसरी तरफ आपको एक दरवाज़ा बंद करना है जो हमने बड़ा चोर दरवाज़ा खोल रखा है, और वो चोर दरवाज़ा है कि अगर आप नॉन टैक्स पेयर हैं तो आप 4 की जगह 6% दे दें, 6 की जगह 8% दे दें। तो हमारी ये ख्याल था कि पहले आपको गाड़ी और मकान नहीं ख़रीदने देंगे 40 लाख रुपए से ऊपर का। 40 लाख से नीचे उस ज़माने में मतलब ये कि गांव गोट में छोटे छोटे वो होते हैं, वी डिडंट वांट टू गेट इनटू दिस। अब आज की है 50 लाख या करोड़ रुपए की लिमिट कर देंगे। करोड़ रुपए के ऊपर आप कोई फ्लैट नहीं खरीद सकते, कोई घर नहीं खरीद सकते, अगर आपको आप टैक्स दहिंदा नहीं है। आप रजिस्टर हो जाए, रजिस्टर होने तो कोई खर्चा नहीं है, 200 रुपये भी नहीं लगते। और उसके बाद आप अगले साल से बोलेंगे हम पासपोर्ट ही नहीं देंगे आपको, क्योंकि एक अल्लाह की मेहरबानी से जब भी पाकिस्तानी के पास पैसे आता है वो पहले अपनी माँ को लेकर उम्रे पे जाता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम पासपोर्ट नहीं देंगे अगर तुम टैक्स में रजिस्टर नहीं हो। देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात और आप ये कहें जो टैक्स है वो ज़्यादा बढ़ा दें कि अगर आप नॉन फाइलर हैं या पे नहीं करते, नॉन फाइलर का 3 साल के प्लान करना चाहिए, 3 साल के अंदर के नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक, और इवेंचुअली आप पासपोर्ट भी आप पहले दूसरे साल से पासपोर्ट, पहले साल आप घर नहीं खरीदने दें, गाड़ी नहीं खरीदने दें, दूसरे साल खरीदने ना दें, या ये करें कि जी आप पे 25% खरीदने नहीं, आप नॉन फाइलर आप खरीद नहीं सकते, गाड़ियां लोग दूसरों के नाम पे खरीद लेते, भाई खरीद ले दूसरे के नाम पे ना, देखते हैं कितने लोगों को कौन ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग। ठीक है, दूसरे साल आप बोलेंगे हम पासपोर्ट भी नहीं देंगे, और तीसरे साल पकड़ के फिर आप थोड़ा सा लेके आइए, प्यूरिटिव एक्शन होने चाहिए अबाउट जेल टाइम एंड ऑल दैट। मतलब साल से सब लोग आई जाएंगे टैक्स नेट के अंदर, जो टैक्स दे सकता है। सो दिस इज़ वन थिंग, थोड़ा सा उससे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है, ये इनकी बात भी दुरुस्त है, देखें कि मशवरा करना चाहिए। अब जब मैं दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाया तो मैंने सब लोगों से हर मार्केट में मशवरा किया था, और 3,000 रुपये नहीं कि रोज़ के 100 रुपये। पंक्चर लगाने वाला होता है ना, वो भी रोज़ के 100 रुपये। आपने सबसे क्या होता तो मरियम नवाज साहिबा क्यों कहती मिफ्ता भाई लुक इनटू दिस, सर शॉपकीपर से तो शॉप मतलब ठीक है। गुजारिश ये है कि देखें, ये जो ठेले वाला होता है ना, और आप कराची शहर के अंदर हम बात कर रहे हैं, वो भी बेचारा 100 रुपये भत्ता दे रहा होता है पुलिस वाले को। ठीक है, हमने उनके लिए आसानी भी करनी है। अगर वो 100 रुपये दे रहा है हमको, तो उनको एक लाइसेंस भी देना चाहिए कि मतलब यू कैन ओपन द शॉप दिस एंड दैट। थोड़ा सा हुकूमत को भी अपनी तरफ से कुछ काम करना चाहिए। तो ये बात दुरुस्त है, और हुकूमत, मैं एकदम खोकर साहब से एग्री करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल अपने वादे से नहीं फिरना चाहिए, और वो जो वादा किया था वो पूरा करना चाहिए, नुकसान करो। और ये डीसी वैल्यू और मार्केट वैल्यू फ़ौरन एक करते हैं स्टेजेस में, कह रहे हैं नहीं सर, ये स्टेजेस जो है ना, वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, मतलब ये स्टेजेस कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, आपने करना है तो आज आप कहते हैं कि 3 साल के अंदर यू विल बी डूइंग द मार्केट वैल्यू। पहले साल अगर आप रजिस्टर करते हैं कि मैंने प्लॉट 1 करोड़ रुपए का, इस पर टैक्स दे रहा हूँ, मैं 2 करोड़ रुपए का खरीद सकता हूँ,
और एक लेकिन साथ साथ ये कि अगर आपको 6-8% नहीं, फिर प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम हो जाना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी कम हो जानी चाहिए, ताकि क्योंकि रेट बढ़ गया तो वैल्यू परसेंटेज कम कर दो। तो देयर आर वेज टू डू इट। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम जब बात करते हैं ना, हम सारे पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहे हैं, फ्री में कौम की खिदमत नहीं होती है, थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। मैं भी आपको बता सकता हूँ कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री के मसाइल, मैं आपको बिस्किट इंडस्ट्री के मसाइल बता सकता हूँ, लेकिन टैक्स देता हूँ ना मैंने भी लोग हायर करे हुए हैं, मेरे भी अगर टैक्स मतलब आप बढ़ जाएगा तो हम भी लोग अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं, हमारे भी गैस के बिल बड़े आते हैं, बिजली के बिल बड़े आते हैं, मगर एक मरतबा ये तनकीद हो रही है, आपने क्वांटिटी कम कर दी एक पैकेट में, अब तो जोक बन गया है। एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, बाकी तमाम पैनलिस्ट से भी इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे।